नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 48वें मुख्य न्यायाधीश श्रीमान एन.वी. रामन्ना का आज आखिरी कार्य दिवस है। आज आखिरी कार्य दिवस पर उनकी सेरेमोनियल प्रोसीडिंग होती है जिसमें वो कहते हैं आई एम सॉरी, और जैसे ही वो आई एम सॉरी कहते हैं यह भारतीय राजनीतिक गलियारों में, भारतीय न्यायिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। जब मैं आपको इस विषय में बता रहा हूं उस समय यह भी स्पष्ट कर दूं कि उनकी सेरेमोनियल प्रोसीडिंग एनआईसी की वेबकास्ट पर ब्रॉडकास्ट हुई है। उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट यह था कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि लिस्टिंग और पोस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पूर्णतः सुव्यवस्थित नहीं कर पाया। हम सभी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, और फुल स्टॉप। इसके साथ ही उनका कोड समाप्त होता है। हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, 49वें भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, वो हैं श्रीमान यू ललित, जिनके इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने की चर्चा विगत कुछ माह से लगातार चल रही है। यू ललित कोई नया नाम नहीं है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके पुरखे भी वकालत करते थे। सुप्रीम कोर्ट की लंबे समय तक वकालत उन्होंने की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं और कल 27 अगस्त 2022 को वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे, और 8 नवंबर 2022 को उनका जो भी कार्यकाल है वो समाप्त होगा। इस प्रकार वह मात्र 74 दिवस के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे। मित्रों, विषय यह है कि यू ललित साहब प्रसिद्ध क्यों हैं, या उनका नाम क्यों है, या उन्होंने अपने अभी तक के कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए या कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए उनको एक महत्वपूर्ण श्रेय भी दिया जाता है। यू ललित साहब का नाम इस वजह से भी बहुत आता है कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ध्वंसीकरण जैसे केस पर समिति गठित की जा रही थी, बेंच गठित की जा रही थी, तो उस बेंच में उनका भी एक नाम था, परंतु उन्होंने स्वतः अपना नाम वापस लेने की अर्जी की। उन्होंने अपना नाम वापस लिया। उनका कहना था कि जब स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का केस चल रहा था, तब उन्होंने उनके उस केस की पैरवी की थी। इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। 6 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिन बेंचों में यू ललित साहब सदस्य रहे हैं, जिन पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो केस है वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत संवेदनशील केसों में से एक है। जी हाँ, 3 तलाक। 3 तलाक पर सुनवाई करने के लिए 5 सदस्यीय एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन किया गया था, जिसमें से 3 सदस्य 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करते थे और 2 सदस्यों का यह मानना था कि यह एक धार्मिक एक्सरसाइज है, इस वजह से न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु 2 के एवज में 3 लोगों ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस वजह से 3 तलाक जैसा विषय असंवैधानिक घोषित होता है, उस पर कानून बनते हैं, और ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था SC/ST एक्ट पर तुरंत होने वाली गिरफ्तारी पर रोक लगाना। जी हाँ, SC/ST एक्ट में क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का कोई केस रजिस्टर्ड होता था तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता था। परंतु इस बेंच ने उसको खारिज किया और कहा कि केस रजिस्टर्ड होने के 7 दिन तक लगातार उसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और उसके दोष के अनुसार उस पर चार्जशीट हो और उसको सजा मिले। और यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, उस पर इस तरह का कोई केस रजिस्टर्ड होता है, तो उसकी गिरफ्तारी के पहले किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। परंतु यह जो भी निर्णय लिया गया वो यथास्थित नहीं बना रह पाया, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। फिर वो एक अध्यादेश लेके आए और अध्यादेश के माध्यम से मूल प्रस्ताव को उसी प्रकार पुनः प्रस्तावित किया गया जैसे वो प्रारंभ में था। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज निरोधक अधिनियम लाया गया था। इसके अंदर क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति या परिवार के ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड होता था तो उस व्यक्ति को और उस परिवार को
जो भी संबंधित लोग थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता था। परंतु इस बेंच ने यह निर्णय लिया कि ऐसा नहीं होगा, पहले उसकी सुनवाई होगी और जो लोग वास्तव में दोषी पाए जाएंगे उन्हीं के ऊपर केस रजिस्टर्ड होगा, चार्जशीट होगी और सज़ा मिलेगी। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, एक सर्वे आया था 2012 में, जिसमें कहा गया था कि जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें से 93.3 केसेस में ऐसे हैं जिनमें जब चार्जशीट करने का नंबर आया तो केवल और केवल 12% केसेस में ही चार्जशीट हो पाई, यानी कि अधिकतर केस फर्जी थे या अधिकतर केसों में दोष सिद्धि जैसा स्थिति बन नहीं पाई। ये तो महत्वपूर्ण 3 केस हो गए। चौथा केस ये था कि केरल के त्रावणकोर में पद्मनाभ स्वामी का जो एक महत्वपूर्ण मंदिर है, वहाँ पे पहले त्रावणकोर के जो शाही परिवार है उसके प्रबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, उनका हस्तक्षेप रहता था, उनका अधिकार रहता था, जिसे केरल के जो उच्च न्यायालय था उसने समाप्त कर दिया गया था। यू ललित साहब की जो बेंच थी उन्होंने उस केस को, उस निर्णय को पलटा और पुनः उस प्रबंधन में त्रावणकोर के शाही परिवार की स्थिति प्रदान की गई। पांचवा केस ये था कि मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पास्को एक्ट या बच्चों के या यौन शोषण संबंधित जो भी केस थे उसमें एक लाइन कोट की थी कि अगर स्किन टू स्किन टच होता है तभी वो यौन शोषण माना जाएगा। यू ललित साहब की बेंच ने इस विषय को, इस निर्णय को पलटा और कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य यौन शोषण के इरादे से कर रहा है तो वो यौन शोषण है। उन्होंने एक तर्क भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कपड़ों के ऊपर से अनैतिक रूप से, अनैतिक ढंग से छूकर करता है तो वो भी माना ही जाएगा, परंतु इस केस में स्किन टू स्किन टच नहीं है। उन्होंने मुंबई के नागपुर बेंच के इस फैसले को बदला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त निर्णय दिया। ये तो हो गए 5 केस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण 5 केस थे। और उसके बाद एक केस रह जाता है और वो है 6वां केस। उस केस में क्या था मित्रों कि जब हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति तलाक के लिए अर्जी देता है, दोनों पुरुष या स्त्री दोनों तरफ से दिया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि 2 मोशंस के बीच में करीबन 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी कि 6 माह का समय आपको दिया जा रहा है। अगर दोनों पार्टी के बीच में सुलह की कोई भी स्थिति बन सकती है तो वो बने और ऐसा तलाक ना हो। परंतु यू ललित साहब की बेंच ने ये निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति या दोनों पार्टियां लगभग ऐसी स्थिति में हैं कि अब अगर उनको 6 माह का समय दिया जाता है तो उनका समय और संबंध और ख़राब हो सकते हैं। इस प्रकार की 4 शर्तों के साथ उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये अगर 4 विशेष प्रकार की शर्तें हैं, जिसमें से ये है कि दोनों व्यक्ति कोर्ट फाइल करने, जो भी अपना केस है उसको फाइल करने के पहले ही 1.5 साल पहले से ही अलग अलग रह रहे हैं, तो उनके ऊपर ये 6 माह की शर्त लागू नहीं होती है। दूसरा, दोनों पार्टियों ने अपने जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको पहले ही रिजॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो उनके ऊपर भी 6 माह की अनिवार्यता नहीं है। तीसरा, प्रॉपर्टी को लेकर, बच्चों की कस्टडी को लेकर अगर जो भी स्थितियां हैं उनको पहले से ही आपस में मिलके ही सुलझा लिया गया है तो 6 माह की अनिवार्यता नहीं है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये लगता है सुनवाई में कि दोनों पक्षों को अगर अब 6 माह का समय दिया जाता है तो उनके संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं, तो भी 6 माह के समय की अनिवार्यता नहीं होगी। ये 6 महत्वपूर्ण केस थे जिनको यू ललित साहब उस बेंच के सदस्य रहे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त निर्णय दिए। आज के समय के बाद कल जब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, उसके पहले उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। जिस विषय को लेकर NV रमन्ना साहब दुखी थे, उन्होंने सॉरी बोला था, उसी विषय को लेकर यू ललित साहब ने ये कहा कि हम लिस्टिंग और पोस्टिंग जैसे विषयों पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, उसे पारदर्शी बनाएंगे कि आने वाले समय पर यह विषय एक संकट के रूप में प्रदर्शित ना हो। दूसरा, उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा मंच, हम एक ऐसा न्यायिक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिस पे अगर कोई भी बहुत ही ज़रूरी मसला है तो उसे सीधे संबंधित अदालत को प्रदर्शित किया जा सके। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा है कि इतनी कड़ी मेहनत की जाएगी कि अधिक से अधिक लंबित केसों को समाप्त किया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को न्यायिक सहायता प्रदान की जा सके
उन्होंने ये भी कहा कि आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यायिक सहायता की आवश्यकता है और वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा यह भरसक प्रयास रहेगा कि उन लोगों तक जो वंचित हैं या जिन्हें वाकई में न्यायिक सहायता की आवश्यकता है उन तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार आज के इस वीडियो शूट के समय हम सब आशा करते हैं कि यू ललित साहब का जो भी कार्यकाल रहेगा उसमें एक सशक्त न्यायपालिका दिखेगी और एक ऐसा माहौल दिखेगा जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक साम्य स्थापित करेगा। बहुत अच्छे निर्णय होंगे और ऐसे निर्णय होंगे जो भारत के समावेशी विकास में सहायक होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।